कभी बम बरसाता है चीन, कभी नोटों का जाल बिछाता है, किसी को ताकत से धमकाता है, तो किसी को मीठे ख्वाब दिखाता है। कहीं हुक्कार से डराता है, तो कहीं अजगर बन निगल जाता है। भारत से भागा, तो अब समरकंद पर निशाना। चीन की हड़प नीति का टारगेट है समरकंद। उज़्बेकिस्तान पर ड्रैगन की नजर। अपने किले से निकल चुके हैं शी जिनपिंग। समरकंद को शिकंजे में लेने की साजिश। बैठा दिए हैं 700 प्यादे। कर्ज में फंसाकर कब्जे का प्लान बनाने वाले चीन की घंटी बजाओ। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश आनंद, आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ। आज बात ड्रैगन की उस खतरनाक चाल की जो दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। करीब 2.5 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश से बाहर निकले हैं। कोरोना के बाद उनका यह पहला विदेशी दौरा उस मध्य एशिया में है जिस पर चीन ने लंबे समय से अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आमने सामने होंगे। गोगरा हॉट स्प्रिंग में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन अब दूसरे देशों में कब्जे का प्लान बना रहा है और इसी प्लान की पूरी परतें खोल रहे हैं समरकंद में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। तो क्या है चीन की कर्ज बांटकर कब्जा करने वाली साजिश? देखिए चीन को एक्सपोज करने वाली घंटी बजाओ की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कोरोना महामारी के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन से बाहर निकले हैं। ड्रैगन का कोई काम बिना मकसद नहीं होता। उज़्बेकिस्तान में एससीओ बैठक में शामिल होने से पहले जिनपिंग पहले कजाकिस्तान में रुके। ब्लू सूट में चेहरे पर मास्क लगाए जिनपिंग सबसे पहले कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव से मिले। जरा दो घटनाओं पर ध्यान दीजिए। एक तरफ गोगरा हॉट स्प्रिंग में सेना पीछे लेने की मजबूरी और दूसरी तरफ मध्य एशिया में अपना शिकंजा कसने की बेकरारी।
समरकंद में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने पाया कि समरकंद में पहले ही चीन का जाल फैल चुका है। 63 ज्वाइंट वेंचर है। आप सोचिए, इस समरकंद अकेले में चीन के हेनान प्रांत के साथ में 63 ज्वाइंट वेंचर्स हैं जिस पे काम हो रहा है, यानी कि चीन पूरी तरह से समरकंद में काबिज हो चुका है। 700 कंपनियां हैं चीन की जो उज्बेकिस्तान में काम कर रही हैं। जिस तरह से चीन अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, वैसे ही कोशिश चीन की मध्य एशिया में भी है और वही सूरत यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उज्बेकिस्तान में भी उस विस्तारवादी नीति के कदम साफ नजर आ रहे हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान पर बरसों से चीन की निगाहें लगी हुई हैं। 1992 में उज्बेकिस्तान और चीन के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये पूरा बिजनेस एक तरफ झुका हुआ है। चीन उज्बेकिस्तान से कच्चा सामान खरीदता है, बदले में मेड इन चीन सामान उज्बेकिस्तान को बेचता है चीन। उज्बेकी मार्केट में चीन के सामान की बाढ़ है, जबकि उज्बेकिस्तान में पैदा होने वाली गैस और तेल का आधा हिस्सा चीन में पहुंच जाता है, जबकि खुद उज्बेकिस्तान को गैस की किल्लत झेलनी पड़ती है। उज्बेकिस्तान में चीन मुनाफे का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। एक बड़े इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है, बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन उज्बेकिस्तान का। ये जो रेलवे रोड और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चीन लगभग $8 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और अभी रिसेंटली उनको एक एड दी है उन्होंने रफली अबाउट 37-38 मिलियन डॉलर्स की उज्बेकिस्तान को। तो मेरा मानना ये है कि इनके लिए जो एशियन सिल्क रोड के हिसाब से ये पड़ता था, यूरोप के लिए, एशिया के लिए, इनके लिए एक एक्सेस कनेक्टिविटी में उज्बेकिस्तान एक बड़ा रोल पैदा करता है, इसलिए वो उनका एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। उज्बेकिस्तान में चीन के आर्थिक हित क्या हैं? ये चीन की हड़प नीति का वो जाल है जिसमें एक बार कोई देश फंस जाता है तो फंसता ही जाता है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली यात्रा होगी कोविड पैंडेमिक के बाद, और वो पहली बार आ रहे हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। इसके पहले वो बाहर नहीं निकले थे। इसके बारे में बात करने से पहले इस तस्वीर को देखना ज़रूरी है। ये मिर्ज़ा उलुग बेग की तस्वीर है। तैमूर का पोता और मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, एस्ट्रोनॉमर था। ये उसकी तस्वीर है। और जब इस तस्वीर को हम देखते हैं तो हमें एक और बात ध्यान आती है, गुजरे ज़माने के सिल्क रूट की बात ध्यान में आती है। और वो सिल्क रूट वो चीन के जहन में है, वो सिल्क रूट शी जिनपिंग के जहन में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए एक बड़ा हिस्सा व्यापार का शी जिनपिंग अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मध्य एशिया उनके लिए एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट है जहां वो चाहते हैं ये उनके हाथ आ जाए। और इसीलिए उज्बेकिस्तान आने से पहले वो कज़ाकिस्तान गए हैं, कज़ाकिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान पहुंच रहे हैं। और पूरी कवायद इस बात की है कि इस एससीओ समिट के ज़रिए वे कुछ ऐसा हासिल कर सकें जो उनके अस्तित्व के लिए भी मददगार साबित हो सके। चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। उसके तहत वो विभिन्न देशों में अब तक $900 बिलियन खर्च कर चुका है। इसके जरिए चीन अपने सामान को दुनिया के बाजार में भर देना चाहता है। खासकर मध्य एशिया के जरिए यूरोप तक पहुंच बनाने की योजना है। चाइना का BRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें बहुत आगे बढ़ कर के है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में उज्बेकिस्तान के साथ चीन के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और डिज़ायरेबिलिटी भी, हालांकि बॉर्डर नहीं मिलता है उनके साथ में। सिमिलरली एक CQU प्रोजेक्ट बोलते हैं, चाइना, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान का जो एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसमें दोनों मुल्कों के बीच में, तीनों मुल्कों के बीच काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन इतना ही नहीं, चीन इमरजेंसी के लोन देने की शुरुआत भी कर चुका है और मध्य एशिया के देश चीनी कर्ज के जाल में फंसते गए। मध्य एशिया के ये 3 देश चीन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। किर्गिस्तान की GDP का 30% लोन चीन ने दिया है। तजाकिस्तान की GDP का 16% लोन चीन ने दिया है, जबकि उज्बेकिस्तान की GDP का 7.5% लोन चीन का दिया हुआ है। ये शी जिनपिंग का मध्य एशिया का चाइनीज टेक ओवर का वो प्लान है
जिसमें हर मध्य एशिया का देश चीन के आगे माथा टेकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन खुद घर में बेहाल है। चीनी मामलों के विशेषज्ञ वैश्विक हलकों में ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार समरकंद को लेकर के शी जिनपिंग इस कदर बेचैन क्यों हैं, और इस सवाल का जवाब चीन के अपने घर में छिपा हुआ है। चीन की फेल होती जीरो कोविड पॉलिसी, उसके विरुद्ध चीन में भड़कता हुआ आक्रोश, चीन छोड़ करके भागते हुए उद्यमी, चीन की फेल होती अर्थव्यवस्था, वहां के बैंक, ये सारी चीजें हैं जो बता रही हैं कि शी जिनपिंग को समरकंद से एक लाइफलाइन चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी घरेलू जो लाइफलाइन है वो कटती जा रही है। दरअसल शी जिनपिंग एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें चीन के अलावा भारत, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। इस समूह में ईरान को शामिल करवाकर इस गुट को और मजबूत करना चाहता है चीन। एससीओ समिट में ये जो रूस का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, इस राष्ट्रीय ध्वज पर शी जिनपिंग की भी निगाहें हैं। उनको कूटनीति की लाइफलाइन चाहिए, क्योंकि वे ताइवान में वही दोहराना चाहते हैं जो कि रूस ने यूक्रेन में किया है, लेकिन ये उनसे हो नहीं पा रहा है। ताइवान उनके गले की हड्डी बन चुका है, और इस एससीओ समिट में शी जिनपिंग के आने का मतलब मध्य एशिया से लेकर के रूस तक कुछ ऐसा समर्थन अपने लिए इकट्ठा करना है जो इस ताइवान अभियान में उनकी मदद कर सके। हालांकि जमीनी सच्चाई ये है कि शी जिनपिंग के ताइवान अभियान की जमीन खिसक चुकी है। ताइवान पर टेक ओवर के लिए चीन बरसों से सपना देख रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के भरोसे से छोटा सा ताइवान चीन को आंखें दिखा रहा है। ताइवान ने चीनी ड्रोन को मार गिराकर संदेश भी दिया कि चीन के लिए आगे की राह आसान नहीं। ऐसे में चीन अपनी सीमाएं सुरक्षित करना चाहता है। मध्य एशिया में उसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। ये हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। चीन की चाहत है वो मध्य एशिया में इतना दखल बढ़ाए कि जब कभी वो आगे बढ़े तो उसे पीठ पीछे से वार न मिले। चीन की हर चाल पर दुनिया की निगाहें हैं, और यही वजह है कि चीन धमकियां तो देता है, लेकिन उसे हथियार नहीं, हड़प नीति का ही सहारा लेना पड़ता है। और ऐसा ही मध्य एशिया में नजर आ रहा है। समरकंद से संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हर चाल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चीन की हर चाल एक साजिश की तरह होती है, लेकिन इस बार चीन घबराया हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाहर के साथ साथ घरेलू समस्याओं में भी घिरे हुए हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब उनके तीसरे टर्म का फैसला होना है। एक नहीं, 2 नहीं, चौतरफा है जिनपिंग की मुसीबत। शी जिनपिंग अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां घर से लेकर बाहर तक उन पर संकट के बादल छाए हैं। सवाल सीधे जिनपिंग पर उठ रहे हैं। एक तो ताइवान पर जिनपिंग को जवाब देना भारी पड़ रहा है, उस पर क्वाड देशों का एका मजबूत हो रहा है। वहीं जिनपिंग की सख्त कोरोना नीति से चीन में ही विद्रोह के हाल हैं। इन सब चीजों के चलते शी जिनपिंग को अपने तीसरे टर्म का डर सताने लगा है। उज्बेकिस्तान का ये समरकंद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए किसी समर भूमि से कम नहीं है। इसी 16 अक्टूबर में जो पार्टी कांग्रेस होने जा रही है चीन में, वहां पर तीसरे टर्म के लिए, और ये अभूतपूर्व होगा कि तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शी जिनपिंग मैदान में हैं। 2000 सदस्यों की ये कांग्रेस 1 हफ्ते तक चलेगी। सेंट्रल कमेटी, पोलित ब्यूरो सब चुने जाएंगे, और शी जिनपिंग का जो चुनाव होगा उसके पहले इस समरकंद में उनका दौरा, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा वो अपने हाथ लेकर के जाना चाहेंगे जो उनके देश में उनके कद को ऊंचा कर सके। तो समरकंद शी जिनपिंग की समर भूमि बन चुकी है, और इसके लिए वो कोई भी प्रपंच रचने से बाज नहीं आएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। कोरोना पर घर में सख्ती के बीच ही जिनपिंग 2 साल बाद देश से बाहर निकले, ये साबित करने के लिए कि वो मजबूत है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि जिनपिंग का मकसद चीनी जनता को ये संदेश देना है कि उनके राज में ही चीन सुरक्षित है। इसीलिए समरकंद में वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे।
शी जिनपिंग के लिए लाइफ लाइन है, तो मैं इसको इस तरह नहीं देखता। देखिए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बाहर निकले हैं अपने वहाँ से पैंडेमिक के बाद से, और कई सालों से वहाँ नहीं गए। तो मेरा मानना ये है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है उनके लिए, और वहाँ पे एक नेता हैं बड़े, और वो दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा एक स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, या हमारे यहाँ फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, या दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, और कोशिश होगी कि भारत के साथ भी किसी तरह से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में दिखाया जा सके। वहीं एससीओ बैठक में ईरान को शामिल कर चीन क्वाड को जवाब देना चाहता है। एससीओ देशों की सामरिक ताकत देख लीजिए। चीन नंबर 2, रूस नंबर 3, भारत नंबर 4, पाकिस्तान नंबर 9। चीन के समीकरण में भारत फिट नहीं बैठता, इसीलिए शंघाई सहयोग संगठन में चीन 14वें नंबर पर शामिल ईरान को जगह देना चाहता है। चीन के एससीओ के मुकाबले क्वाड की ताकत भी देख लीजिए। अमेरिका नंबर 1, भारत नंबर 4, जापान नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया नंबर 17 पर है। सवाल ये कि शी जिनपिंग ने अभी तक क्या कमाया है, और इस सवाल का जवाब ये है कि इस समरकंद समिट में आने से पहले शी जिनपिंग अपने ही बनाए चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अमेरिका, पश्चिमी देश, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के देश, तमाम ऐसे ये देश हैं जिनके साथ में चीन की अदावत हो चुकी है, और ये जिनपिंग के विस्तारवादी नीतियों का नतीजा है। तो अपने ही चक्रव्यूह में घिरे हुए शी जिनपिंग इस समरकंद की ज़मीन पर इस उम्मीद के साथ आए हैं कि यहाँ से वे कुछ ऐसा लेकर के जाएंगे जो चक्रव्यूह के दरवाजे तोड़ने में मदद करेगा। मगर कहानी ये है कि चक्रव्यूह के दरवाजे शी जिनपिंग के लिए लगातार अभेद्य होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों ताकत दिखाकर चीन ने ताइवान को भी भड़का दिया। ऐसे में एससीओ बैठक से जिनपिंग अपने लिए किसी लाइफलाइन की तलाश करेंगे। चीन एक बड़ी ताकत है, दूसरे नंबर की इकोनॉमिक ताकत है दुनिया में आज भी, और इसीलिए सब लोगों को खतरा भी है, क्योंकि उसके जिस तरह से वो अपना हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड दिखाता है, चाहे वो अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान से आसियान तक सारे कंट्रीज़ को इस बात का खतरा है। तो उसको लाइफलाइन इस तरह की मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको ये दिखाने का मौका मिलेगा कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में हमने रेटरेट करी अपनी पार्टनरशिप को, और एससीओ का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से बरकरार है। कुल मिलाकर जिनपिंग की उम्मीद है कि वो एससीओ से ऐसा संदेश लेकर लौटें जिसे वो चीनी जनता को दिखाकर उनका गुस्सा शांत कर सकें। दरअसल शी जिनपिंग 69 साल के हो चुके हैं। इसके बाद भी रिटायर होने का कोई संकेत नहीं। चीन में नेताओं के सेवानिवृत्त होने की आधिकारिक आयु 68 वर्ष या 5 साल के 2 कार्यकाल पूरा होने में से जो भी पहले होती है। जिनपिंग दोनों नियमों पर फेल होते हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति का पद छोड़ने को तैयार नहीं। कोरोना के पहले तक सब ठीक चल भी रहा था, लेकिन कोरोना के सख्त लॉकडाउन से घर में हालात बिगड़े और अमेरिका से पंगा लेने के चलते दुनिया में चीन की हालत खस्ता हुई। और ऐसे में जिनपिंग के आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। देखिए, शी जिनपिंग ज्यादा अधिकार चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी पर उनकी पकड़ भी है, लेकिन जनता की नाराजगी बढ़ी तो हालात बदल सकते हैं। वहीं भारत से टक्कर लेना भी शी जिनपिंग को भारी पड़ गया। समरकंद समिट में हिस्सा लेने आने वाले देशों के राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लहरा रहे हैं और भारत का तिरंगा इसमें शान से लहरा रहा है। और भारत के तिरंगे की इसी शान से शी जिनपिंग परेशान है, क्योंकि भारत की कूटनीति ने उनको पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया है। गोगरा हॉट स्प्रिंग में, लद्दाख के क्षेत्र में चीन की सेनाएं पीछे लौट चुकी हैं। वहाँ के अस्थायी स्ट्रक्चर को उनको ध्वस्त करना पड़ा है और अब दूसरी जगहों पर भी यही कहानी दोहराए जाने की नौबत आ गई है। तो जिस तरह से वो चाह रहे थे कि भारत को वो अपने प्रभुत्व में ले लें, उल्टा उसका हो गया है और ये उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। समरकंद में भी यही बेचैनी साफ दिखाई पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है समरकंद में, उस कार्यक्रम को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो वो कार्यक्रम भी शी जिनपिंग की इसी बेचैनी को और बढ़ाने वाला है। दरअसल भारत ने चीन पर डबल अटैक किया। पहला तो भारत क्वाड का हिस्सा बन गया, जो 4 बड़े देशों का मोर्चा है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने चीनी व्यापार पर चोट की, जिससे चीन तिलमिला गया।
आक्रामकता दिखाने का सिर्फ चीन को सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। इसके बिना कुछ हासिल किए चीन को पीछे हटना पड़ा। अब आप देख लीजिए कि इस बार क्या हुआ। इस बार चीन को लगा कि भारत अमेरिका के नजदीक बहुत जा रहा है, क्वाड के अंदर काफी जोर शोर से शामिल होकर ये एक्सरसाइजेस कर रहा है, नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। भारत को एक सबक सिखाना चाहिए और इस सबक सिखाने के लिए उसने इतना बड़ा तमाशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर किया। लेकिन भारत ने उसकी आंख में आंख डालकर और उसके हर एक पैतरे का उसी की भाषा में जवाब दिया और नतीजा यह हुआ कि अब खिसियाना मुंह लेकर चीन को वापस लौटना पड़ा है। तो क्यों ना माने कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। भारत का साफ कहना है, अप्रैल 2020 की स्थिति का वापस आना शांति के लिए जरूरी है। अब भी पूर्वी लद्दाख में देप्सांग प्लेन और डेमचोक इलाके ऐसे हैं जहां वर्ष 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है। इन दोनों इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी साजिश की खबरें मिलती रहती हैं, जिससे चौकस रहने की जरूरत है। अभी सिर्फ पहले चरण की प्रक्रिया हुई है, डी एस्केलेशन, ये जो डिसएंगेजमेंट। तो ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ ये बात को बता रहा है कि अब दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने नहीं है। कोई गलती होने पर कोई ऐसी चिंगारी नहीं भड़क सकती जिससे कि युद्ध जैसी परिस्थितियां बने। तो ये एक अच्छी बात हुई है, लेकिन अभी बहुत सारा समय, बहुत सारा एफर्ट लगेगा जब पूरी तरह से डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा। ऐसे में साफ है कि चीन चाहे जो दावा करे, जो दिखावा करे, भारत को अपनी तैयारियां पूरी रखनी होंगी ताकि चीन की किसी भी चालाकी का जवाब दिया जा सके। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंधों और करोड़ों के गिफ्ट्स को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को आज दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे चली पूछताछ और अब अगली बारी है नोरा फतेही की। जैकलिन फर्नांडिस को समन जारी कर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इससे पहले 2 बार समन भेजे जाने पर पेश न होने के बाद आखिरकार जैकलिन अब ईओडब्ल्यू के दफ्तर अपने वकील के साथ पहुंची, वो भी पीछे के गेट से। ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी और जैकलिन को आमने सामने बैठाकर कई सवालों के जवाब मांगे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन बुरी तरह फंसी हैं और पहले भी उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अप्रैल में पीएमएलए के तहत जैकलिन की 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति समेत 15 लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। केस में जैकलिन को आरोपी बनाया गया। जैकलिन पर आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनको करीब 7 करोड़ रुपए के गहने गिफ्ट किए। इसी के साथ उनके परिवार को सुकेश की तरफ से कई महंगे गिफ्ट दिए गए। और अब ईओडब्ल्यू ने अपनी पूछताछ में जैकलिन से पूछा, जैकलिन कैसे सुकेश के संपर्क में आई? सुकेश ने जैकलिन को जो गिफ्ट पिंकी के जरिए दिए उनका पेमेंट किसने किया? पिंकी सुरेश के संपर्क में कैसे आई? क्या जैकलिन को जानकारी थी कि गिफ्ट ठगी के पैसे से दिए गए? जैकलिन से लगभग 100 सवाल पूछे गए, जिनमें से कुछ के जवाब उन्होंने दिए जबकि कुछ के गोलमोल जवाब दिए और इसी वजह से उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। आज लगभग 8 घंटे से ज्यादा जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ चली है। वो जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो अपने वकील से कुछ डिस्कस कर रही थी और उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी और जबरन वसूली की कमाई से बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। 2 सितंबर की पूछताछ के बाद नोरा को फिर से पूछताछ के लिए बुधवार को बुलाया गया है। तो इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। पिंकी ने ही सबको इंट्रोड्यूस किया था और पिंकी का ही मेन रोल है। तो पिंकी के ही बयानों में जो जहाँ जहाँ विरोधाभास आ रहा है वहाँ पे इन लोगों को आपस में कन्फ्रंट करा के क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा बुलाया। नोएडा के गगनचुंबी ट्विन टावरों के ध्वस्तीकरण में शामिल कंपनी की मदद अब पुणे में भी ली जाएगी। हालांकि यहां इस काम को अंजाम विकास के काम के लिए दिया जाएगा। नया पुल बनाया जाएगा और पुराना पुल गिराया जाएगा। जी हां, 28 अगस्त को पूरे देश ने देखा नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारतों को ढहते हुए और अब इस कारनामे को अंजाम देने वाली कंपनियों में एक महाराष्ट्र के पुणे में भी ये कमाल दिखाएगी।
पुणे के चांदनी चौक में ट्रैफिक जैम की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है और इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ नया पुल और सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं। पुराना पुल गिराया जाएगा। पुणे के चांदनी चौक का ये पुल गिराने से पहले इस पुल से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें हैं उसके लिए अल्टरनेटिव देना जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस पुल के ऊपर से ही ये पानी का पाइपलाइन जा रहा है, तो अगर ये पुल गिराया जाएगा तो इस पाइपलाइन को भी एक अल्टरनेटिव दिया जाना जरूरी है। इसके लिए सामने की तरफ एक दूसरा पुल बनाया गया है और उस पुल का इस्तेमाल पाइपलाइन एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए किया जाएगा। पुल गिराने के लिए पुल की दीवारों में ड्रिलिंग करके छेद किए जा रहे हैं। ये इस पुल की बीच की दीवार है। इस दीवार में बनाए हुए ये होल्स हम देख सकते हैं। कुछ अंतर छोड़ के ये ड्रिलिंग किया गया है। नीचे की तरफ जैसा ड्रिलिंग किया गया है वैसा ही ऊपर की तरफ भी ड्रिलिंग किया गया है, जिनमें विस्फोटक भरे जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए मदद ली जा रही है नोएडा के ट्विन टावर गिराने वाली कंसल्टेंसी कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम की। कितने समय में, कितने सेकंड्स में ये जो ब्रिज है वो गिर जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट 9 to 10 सेकेंड्स में ब्रिज गिर जाएगा। नीचे मुंबई से पुणे की तरफ आने वाला नेशनल हाईवे देख रहे हैं। अगर ये पुल गिराया जाएगा तो ये जो हम व्हीकल्स वाहन देख रहे हैं तो उनको भी एक अल्टरनेटिव दिया जाना जरूरी होगा। तो उसके ऊपर पुणे पुलिस और NHAI काम कर रहे हैं। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।